फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छी हैबिट है और इसे करते रहना चाहिए। आज के इन्फ्लेशन के इस दौर में अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो सोसाइटी में आप अपने वेल्थ में पीछे रह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में रिस्क और उसका हॉराइजन सबका अलग-अलग होता है। एक्सपेंस टू इनकम रेशियो सबका सेम नहीं होता है। 1 लाख रुपए कमाने वाला आदमी भी गरीब हो सकता है और 10,000 कमाने वाला आदमी भी अमीर हो सकता है। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है दुनिया में जहाँ गरीब से गरीब आदमी भी आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और अमीर से अमीर आदमी भी रास्ते पे आ गया है। इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और उसे ना करने पे प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इस विषय में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है मेरे चैनल पे। आप चाहे तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे अगर आप एक यंग और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड से ही स्टार्ट करना चाहिए, और वो भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। फ्रेंड्स, कौन सा म्यूचुअल फंड पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कितने टाइप के म्यूचुअल फंड है, इस पे भी मैंने 2 अलग-अलग वीडियोस मैं अपने चैनल में डाला हूँ। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ऑलरेडी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्टेड है और अभी कुछ स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिसे आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। तो समझ लेते हैं कि कौन से कंपनी में कौन सा फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, और इसे कोई भी आप लोग बाई या सेल रिकमेंडेशन मत समझिए। तो चलते हैं अपने एक स्टॉक पे उसके एनालिसिस के लिए। सो फ्रेंड्स, एनालिसिस के लिए है हम लोगों ने आज एक कंपनी एशियन पेंट्स लिमिटेड। जानते हैं पहले कंपनी के बारे में। इसको एनालिसिस के लिए जान लीजिए, एशियन पेंट्स एक लीडिंग होम डेकोरेटिव पेंट कंपनी है। तो बेसिकली घर के इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट्स, इंडस्ट्रियल पेंट्स और कोटिंग्स, वाटरप्रूफिंग, adhesive and modular kitchen, sanitary wares, lighting, top furnishing, UPVC windows, ये सारे चीज़ों पे डील करते हैं। एशियन शुरू करते एशियन पेंट्स के एनालिसिस पे। स्टार्ट देखिए फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी का एनालिसिस के लिए उसकी मार्केट प्राइस, उसके शेयर प्राइस का ग्रोथ या फिर शेयर प्राइस वैल्यू पे मत चाहिए। हो सकता है कि कंपनी के शेयर प्राइस ग्रो कर रहा है किसी और रीजन से या फिर फॉल कर रहा है किसी और रीजन से। कभी भी किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस के रिटर्न्स पे आप उस कंपनी का एनालिसिस नहीं कर सकते। आते हैं कंपनी के मार्केट कैपिटल पे। सो 3,37,417 करोड़ रुपीस, ये है इसका मार्केट कैपिटल। फ्रेंड्स, मार्केट कैपिटल वो होता है, वो प्राइस होता है जो कंपनी का दाम होता है। मतलब ये जो अमाउंट है, इतना पैसा देने पे वो कंपनी का टोटल परचेज कर सकते हैं। किसी के पास अगर इतना पैसा है तो वो पूरा कंपनी को परचेज कर सकते हैं। वो होता है कंपनी का मार्केट कैपिटल। दूसरा, कंपनी को समझने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे पहले जो चीज़ हम लोग देखते हैं वो है इसका रेवेन्यू ग्रोथ या फिर सेल्स ग्रोथ। देखिए, सेल्स इसका लास्ट 10 ईयर्स तक का हम लोग लेते हैं। कभी कभी एक आध साल कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कंपनी उस टाइम पे लिस्टेड नहीं था तो कर सकते हैं। कंसिस्टेंटली देखिए, इस कंपनी का सेल ग्रो होता रहा है। 10,504 करोड़, 12,220 करोड़, फिर अभी लेटेस्ट 34,489 करोड़। और ऐसा नहीं है कि इसका सेल कभी गिरा है तो फिर बढ़ा है, फिर गिरा है, फिर बढ़ा है। इसका देखिए कंसिस्टेंसी है सेल्स में। सो ऐसा कंपनी जिसका कंसिस्टेंसी है तो वो चीज़ वो कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, कुछ चीज़ें होते हैं कंपनी के लिए, कुछ इवेंट्स होते हैं जिसका कुछ स्पेसिफिक रीज़न की वजह से अगर सेल फॉल किया है तो वो बात अलग हो जाती है। दूसरे आ जाते हैं हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे और पीबीटी। कंपनी के एक्सपेंसेस अच्छी तरह से अगर कंट्रोल हुआ है तो टोटल का टोटल जितना सेल है, कितना पैसा वो अपना प्रॉफिट्स पे कन्वर्ट कर पा रहा है। देखिए, कंसिस्टेंसी हर साल इसका प्रॉफिट ग्रो होते चला है। लास्ट 10 इयर्स का अगर एशियन पेंट्स का आप देखेंगे तो कंसिस्टेंसी हर साल इसका प्रॉफिट ग्रो ही हुआ है, कभी फॉल नहीं किया है। उसके बाद टैक्स के बाद जो उसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है कंपनी का,
वो भी देखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसको हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, ताकि वो कंटिन्यूस एक ग्रोइंग पैटर्न पे रहे। 10% मिनिमम 10% और अराउंड 10% आप चेक कर सकते हैं किसी भी अच्छा कंपनी का, उसका प्रॉफिट और सेल्स दोनों ग्रो करें। आते हैं फ्रेंड्स बैलेंस शीट को समझने में। बैलेंस शीट में 2 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो हम लोग चेक करते हैं, एक है शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व्स। शेयर कैपिटल किसी भी कंपनी का कांस्टेंट रहना एक अच्छी बात माना जाता है। किसी भी कंपनी का शेयर कैपिटल और रिजर्व्स ये दोनों मिलके बनता है उसका इक्विटी कैपिटल। शेयर रिजर्व्स हमेशा किसी भी कंपनी का प्रॉफिट में से एक पार्ट जोड़ जोड़ के उसको बढ़ते रहता है। तो इस केस में देखिए 2012 में एशियन पेंट्स के पास जो रिजर्व्स था वो है 2653। हर साल कंसिस्टेंटली इसका रिजर्व्स बढ़ते गया और फाइनली 2023 में लास्ट जो नोटेड इसका रिजर्व था वो है 15,896 करोड़ रुपीस। सो एवरी ईयर आप देख सकते हैं इसका रिजर्व्स में कंटिन्यूस एक राइज रहता गया। सो ये एक अच्छी चीज़ है किसी भी कंपनी की एनालिसिस में। अल्टीमेटली जो कंपनी का टोटल एसेट्स है ये भी एक पैरामीटर है जिसको हम लोग चेक करके देखते हैं कि क्या इसका एसेट्स बढ़ रहा है या फिर धीरे धीरे एसेट्स एलिमिनेट हो रहा है। एशियन पेंट्स के केस में देखिए इसका एसेट्स कंटिन्यूसली ग्रोइंग मोड में है। लास्ट 10 इयर्स में इसका एसेट्स एक अच्छा खासा रेट से ग्रो किया है, starting from 5,712 crore in 2012 and now it is 25,779 crore in 2023. So ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो हम लोग चेक करते हैं एक कंपनी के एनालिसिस में बैलेंस शीट से। फ्रेंड्स आ जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ्रेंड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूँ। फ्रेंड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमेशा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो उसका कैश फ्लो आ रहा है उस चीज़ को चेक करना ज़रूरी है कि कैश कंटिन्यूसली जो प्रॉफिट्स बुक हो रहा है क्या एक्चुअली वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन किया था मैंने अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में। एक कंपनी के हाथ में कैश होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कोई कंपनी प्रॉफिट्स तो दिखा रहा है रेगुलर अपने बैलेंस शीट पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, लेकिन वो कैश कभी भी वो प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि क्लाइंट उसको पैसा देने में इतना डिले कर रहा है कि उसके हाथ में कैश ही नहीं बच रहा है। तो मैंने बताया था डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे रिसीवेबल्स हमेशा कम से कम होना चाहिए, इन्वेंट्री पे कितना आप छोड़ रखे वो कम होना चाहिए। ये सारा कुछ फैक्टर्स आ जाता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो चीज़ हैम्पर करता है। एक अच्छा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका एक अच्छा बिजनेस का नोट होता है। एक बिजनेस में आपको जितना आपके हाथ में कैश रहेगा उतना अच्छा आपके लिए वो बिजनेस चलाना ईजी होगा। देखिए इस केस में कैश 2013 में एशियन पेंट्स के पास 1187 करोड़ रुपीस था। धीरे धीरे कंसिस्टेंटली जैसे जैसे इसका प्रॉफिट्स बढ़ते गया इसका कैश फ्लो भी धीरे धीरे बढ़ते गया। हाँ कुछ इवेंट्स होता है, जैसे ये देखिए 2022 में इसका कैश फ्लो काफ़ी कम हो गया। हो सकता है इस टाइम पीरियड में कंपनी ने कुछ अपना कैपेक्स किया होगा, कोई नया मशीनरी लिया होगा। ये सारी चीज़ें जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पे बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश वो होता है क्या, ये सब फ्री कैश नहीं आ जाएगा, वो कैश होता है जिससे कंपनी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो ये कैश देखिए इकट्ठा होते होते एकोमोडेट होते होते एक टाइम आया जबकि ये पूरा का पूरा कैश कंपनी ने यूज़ किया है अपने किसी बिजनेस एक्टिविटी के लिए। तो नेक्स्ट हो जाता है प्रोमोटर होल्डिंग। सो प्रोमोटर होल्डिंग हमेशा चेक कीजिए, किसी भी कंपनी का फिक्स्ड रहना चाहिए, ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए। हाँ ये बात सही है, कंपनी से अपना प्रोमोटर होल्डिंग डिसॉल्व करते हैं, उससे क्या होता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपना रेगुलर एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए। लेकिन वो क्या प्रोमोटर होल्डिंग अगर बहुत ज़्यादा कम है किसी कंपनी का, मतलब प्रोमोटर उस कंपनी के बिजनेस में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो बिजनेस अगर ना चले तो प्रोमोटर को कुछ खास बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए प्रोमोटर होल्डिंग हमेशा चेक कीजिए, एटलीस्ट 50% से ज़्यादा होना चाहिए ताकि प्रोमोटर उस बिजनेस में अकाउंटेबल रहे। दूसरा आ जाता है FII एंड DII। वेल FII एंड DII पे हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे, उससे पहले आ जाते हैं एक रेशियो होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। वेल फ्रेंड्स डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वो होता है
इसके बारे में भी मैंने अपने एक वीडियो में पहले कहा था। कंपनी के पास, किसी भी कंपनी के पास फंड्स रेज करने का दो तरीका होता है। एक होता है डेब्ट कैपिटल, एक होता है इक्विटी कैपिटल। डेब्ट कैपिटल होता है बेसिकली जो पैसा लोन से उठाया जाता है। इक्विटी कैपिटल वो होता है जो पैसा आप शेयर करके करते हैं, जैसे किसी फ्रेंड या फिर इस केस में तो ये एक बहुत बड़ा कंपनी है, तो इस पे हम लोग उतना छोटा एग्जाम्पल पे नहीं जाएंगे। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को जानने के लिए आप मेरे वीडियो को चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। सो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ओवरऑल जानिए, जितना कम से कम हो उतना बेटर है एक कंपनी के लिए। सो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ये बताता है कि कंपनी कितना डेब्ट में ऑपरेट कर रहा है और कितना परसेंट उसका इक्विटी है। देखिए इस केस में इसका डेब्ट टू इक्विटी है 0.12। दैट मीन्स इसका इक्विटी पोर्शन ज़्यादा है और डेब्ट पोर्शन बहुत ही कम है। डेब्ट टू इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए डेब्ट पोर्शन जो है हमेशा न्यूमरेटर में रहता है और इक्विटी कैपिटल जो है हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है। सो दैट मीन्स अगर इक्विटी ज़्यादा है और डेब्ट कम है तो मतलब वो फिगर 1 से नीचे होगा, और जितना नीचे होगा उतना बेटर है ये कंपनी के लिए। तो 0.12 एक अच्छा फिगर है, मतलब कंपनी ज़्यादातर पैसा अपना इक्विटी से रेज किया है, डेब्ट से बहुत ही कम पैसा रेज किया। इसमें ये चीज़ सिक्योर्ड रहता है कि कभी भी कुछ इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा फॉल या ज़्यादा ग्रोथ हो गया, कभी भी अगर हालात वैसा हो जाए कि डेब्ट बहुत ही महंगा हो गया, पैसा बहुत महंगा आ रहा है, तो ऐसे कंपनी को कुछ खास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर इक्विटी में करते हैं। इसका जो मेन कैपिटल है मैक्सिमम इक्विटी कैपिटल है। तो इसके बाद आ जाते हैं ROE एंड ROCE पे कंपनी के एनालाइज करते हैं। देखिए ROC और ROCE पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहे तो आप लोग चेक कर सकते हैं। ये दोनों वो फिगर होता है कंपनी अपने कैपिटल को कितना अच्छी तरह से यूज कर पा रहा है और उस पे कितना रिटर्न लेके आ रहा है, वो चीज बताता है। आपको एक बहुत ही छोटा एग्जांपल मैं ROC पे दे देता हूँ। मान के चलिए कोई एक बिजनेस की कोई पेन खरीद रहा है 10 रुपए में और उसको बेच रहा है 20 रुपए में, मतलब उसका जो प्रॉफिट है वो 100% है, 10 का माल 20 में बेच रहा है। दूसरा एक और बंदा है, वो 10 रुपए में वो भी पेन खरीद रहा है, लेकिन वो बेच रहा है 12 रुपए में, उसका मार्जिन बस 20% है, इसका मार्जिन 100% है। सो किसी को भी ऐसे बताया जाएगा तो वो बोलेगा भाई पहले वाले का तो बहुत अच्छा है, 100% प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन वो दिन में एक ही पेन बेच पा रहा है, और दूसरा वाला जो बंदा है वो दिन में कम से कम 10 पेन बेच रहा है। मतलब 10 रुपए इसके पास भी है, 10 रुपए इसके पास भी है। पूरा दिन में वो 10 रुपए से सुबह एक पेन खरीदा था और शाम को उस पेन को बेच के वो 20 रुपए लेके आया। और दूसरा वाला बंदा जो एक पेन खरीदा था सुबह 10 रुपए से, उसने उसको बेचा, 12 रुपए लाया, फिर से वो पेन खरीदा, फिर 12 रुपए में बेचा, 14 हो गया, फिर से खरीदा, ऐसा वो 10 बार बेच दिया। तो 2 into 10 हो गया 20। मतलब दिन के आखिर में इसके पास है 30 रुपए और इसके पास है मात्र 20 रुपए। क्योंकि इसका पेन महंगा था तो सिर्फ एक ही कस्टमर उसको मिला, और क्योंकि इसका पेन सस्ता था तो उसको 10 कस्टमर मिल गए। सो इस केस में रिटर्न ऑन इक्विटी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, दोनों ही चीज देखिए, इन दोनों का डिफरेंस वो मैं आपको बता दूंगा, वो वीडियो में आप लोग चेक कर सकते हैं। इसमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड है जो सेकंड केस में है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसने 10 रुपए का 30 रुपए बना लिया और पहले वाले ने 10 रुपए का 20 रुपए बनाया, लेकिन मार्जिन पहले वाले का बहुत ज्यादा है क्योंकि उसका पूरा 100% मार्जिन है इसमें। वेल ये एक बेसिक डिफरेंस है ROCE एंड ROE। आप लोग एक रफ आइडिया में दे देता हूँ। इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर कोई भी कंपनी अगर मान के चलिए 10 या फिर आसपास के ROCE में ट्रेड कर रहा है तो उसको कुछ खास वेटेज मत दीजिए। जनरली आज के मार्केट में 30% या 25%, और अगर 40-45% ROCE आपको मिल जाता है तो ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी के रूप में आप कंसिडर कर सकते हैं। वेल ROE और ROCE के बारे में फर्दर और जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, अभी आते हैं एफआईआईज और डीआईआईज के होल्डिंग्स को समझने के लिए। एफआईआईज होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डीआईआईज होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो फॉरेन एफआईआईज, इंडियन एफआईआईज वो होता है जो इंस्टीट्यूशनल मनी ओवरसीज विदेश से लेके इंडिया में आके इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। डिफरेंट कंपनीज जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका एनालिसिस करके प्रॉपर उसके बाद ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। एफआईआईज का आना इंडियन स्टॉक मार्केट में कभी भी एक अच्छी चीज़ इसीलिए माना जाता है कि एफआईआईज के आने से स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं और इन्वेस्टमेंट का एक माहौल अच्छा हो जाता है। दूसरे हाथ में डीआईआईज वो लोग होता है जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होता है। ये लोग जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये लोग इंडियन मनी को ही इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। सो डीआईआईज भी एक कंपनी को अच्छे से प्रॉपर एनालाइज करने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, एफआईआईज और डीआईआईज का इन्वेस्टमेंट कभी भी किसी कंपनी में कांस्टेंट तो नहीं रहता है, वो हर साल बदलते रहता है। ये इवन एज की क्वार्टर टू क्वार्टर भी बदलता है। बेसिकली इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआईज पैसा डालते हैं एक प्रॉफिट कमाने के लिए, और वो लोग पैसा डालते हैं, फिर जैसे उसका दाम बहुत बढ़ जाता है, ओवर वैल्यूएशन आता है, या फिर हो सकता है किसी इंटरनेशनल पॉलिटिकल रीजन की वजह से वो पैसा जब चला जाता है तो फिर उसका प्राइस नीचे जाता है। तो एफआईआईज और डीआईआईज की इन्वेस्टमेंट से आप किसी भी स्टॉक को परफेक्ट एनालिसिस तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर एफआईआईज डीआईआईज किसी भी स्टॉक पे इंटरेस्ट ले रहा है, उसका मतलब ये है कि ज़रूर वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। फिर भी अपने एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वॉल्व होइएगा। आंख बंद करके एफआईआई और डीआईआई इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है बोल के उसमें इन्वेस्ट करना भी एक बेवकूफ़ी माना जाता है। फिर देखिए, इस स्टॉक में देखिए, कभी भी किसी भी टाइम पे एफआईआईज का होल्डिंग लगभग 15 से ज़्यादा ही रहा है और डीआईआईज भी लगभग 10 के आसपास ही रहा है। सो ऐसे कंपनी जिसमें कंटिन्यूस एफआईआई और डीआईआई का होल्डिंग्स रहता है, मतलब चाहे मार्केट बियर फेज में हो या फिर बुल फेज में हो, एफआईआई और डीआईआई हमेशा ही इस कंपनी में इंटरेस्टेड रहा है। तो ऐसे कंपनी एक बहुत ही हम लोग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी मान सकते हैं, जिस वजह से एफआईआई और डीआईआई कंपनी में अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं। सारे जो पैरामीटर्स जो मैंने अभी डिस्कस किए, वो एक ओवरऑल जनरल एनालिसिस है किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए। पर ध्यान रखें, इंडस्ट्री वाइज ये एनालिसिस चेंज होते रहते हैं। जैसे एक बैंकिंग स्टॉक है और एक आईटी स्टॉक का एनालिसिस सेम कभी नहीं हो सकता है। ऐसी कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग एनालिसिस होता है। हमेशा हर इंडस्ट्री को सेम पैरामीटर्स पे आप एनालाइज नहीं कर सकते। आज जो एनालिसिस में लेके आया था, इन जनरल एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आप इस पैरामीटर्स पे एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में मैं आगे और भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स को एनालिसिस करके लेके आऊँगा, जैसे बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे इंडस्ट्रीज का पैरामीटर्स एनालिसिस के लिए चेंज होगा। फ्रेंड्स, होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया है। ऐसे और भी वीडियोस में लाता रहता हूँ अपने चैनल पर। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस की जानकारी के लिए आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काइंडली वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सो मिलते हैं अपने आगे आने वाले वीडियोस पे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।